वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज का जो ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके लिए नया है और इस चैप्टर का ईच एंड एवरी जो टर्म्स है उन सब का डिटेल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टार्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये आता है, एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स का जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12 में इसका पोर्शन बहुत वास्ट है और बहुत सारा चैप्टर्स इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इसलिए हम लोग ये बेसिक चीज़ें इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका अगर बेसिक क्लियर हो तो आप इस चैप्टर में, ये चैप्टर एक्चुअली है बहुत इजी। अगर आपने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कौन सा क्या है क्या नहीं है, तो ये चैप्टर, ये पूरा टॉपिक, चैप्टर क्या, पहले बहुत सारे चैप्टर आपके इसके अंदर ही आता है। वॉल्यूम 1 जो आपका बुक है इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर इसी टॉपिक के अंदर ही आता है, सब आपको बहुत ही इजी लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर ही आता है ये चैप्टर। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये दो पार्ट पे डिवाइडेड है। एक है हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा है इलेक्ट्रो डायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज जो रेस्ट पे है, चार्ज एट रेस्ट। और आप लोग जब मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और सिस्टमेटिकली मैं जैसे नोट्स देके जा रहा हूँ वैसा अगर आप लिखोगे और याद रखोगे तो आपको ये फिजिक्स क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस जो रेस्ट पे है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, स्टैटिक से आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब चार्ज जो मोशन में है। तो चार्ज एट रेस्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर गॉस लॉ पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर तक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम लोग, फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और पढ़ेंगे अल्टरनेट करंट, एसी। ये सब पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। तो सॉरी, थोड़ा कैमरा शायद व्यू ये हो गया था। अच्छा चलो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टैटिक से आपको समझ में आ गया, चार्ज एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब चार्ज इन मोशन। चार्ज एट रेस्ट में चार्ज का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर पढ़ेंगे। फिर चार्ज इन मोशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेट करंट, यहाँ तक पढ़ेंगे। तो अच्छा, फर्स्ट चीज चार्ज क्या है। चार्ज होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये इंट्रिंसिक क्या है, INTRINSIC,
फिर से लिख दे रहा हूँ INTRINSIC। ये इंट्रिंसिक मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है एकदम बेसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है एकदम बेसिक, जो एकदम मीन्स फंडामेंटल। कैसे बोलूँ आपको, जैसे कि इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल है मास। मास मतलब क्या? मास किससे बना है पता नहीं, क्योंकि ये एकदम बेस है, ये किसी से बना हुआ नहीं होता है। सिमिलरली चार्ज भी क्या है? चार्ज किससे बना है पता नहीं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब एकदम फंडामेंटल बेसिक, वो किसी चीज से बना हुआ नहीं है। तो इसलिए जैसे कि मास इंट्रिंसिक, मास किससे बना है? किसी से नहीं, तो इसलिए मास है इंट्रिंसिक। सिमिलरली चार्ज भी जो है वो है हमारा इंट्रिंसिक। अच्छा, इसका डेफिनेशन अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब सिंगल, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर which gives rise to electric force between various objects। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री सिंगल पार्टिकल का, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में पैदा हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। अब इसको समझते हैं कि ये चार्ज आया कहाँ से। तो लोग बोलते हैं कि ये ग्रीक उससे आया है 600 BC में। 600 BC में ये लोग ने बोला था कि दो पार्टिकल्स को ऐसा रब किया था और उसमें कुछ अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ गया था। तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ये जस्ट बोलने के लिए कहाँ से आया था। अभी इसका सिंबल क्या है चार्ज का सिंबल होता है Q। ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और चार्ज इस स्केलर क्वांटिटी। कूलम को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज इससे स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये कहाँ से आया था? ये ग्रीक माइथोलॉजी में 600 BC में ऐसे क्या था कि दो पार्टिकल्स को रब करते हुए बोथ पार्टिकल्स में अट्रैक्टिंग पावर आ गया था, तब से ये लोग चार्ज ऐसे ये करते हैं। नाउ चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आज जब इंट्रोडक्शन क्लास है तो सब बेसिक चीजें मैं बोल ही दे रहा हूँ। एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। आपको तो पता है पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव जो है वो रिपेल करता है, और पॉजिटिव निगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है। ओके, अभी हमने पढ़ लिया रिगार्डिंग चार्ज क्या है एंड ऑल, ये सब चीज हमने देख लिया है। आगे जो पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि मैंने एग्जांपल दिया मास और चार्ज का, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मास में और चार्ज में। एक चीज जान लीजिए, जो भी चार्ज होगा इट कम्स विथ मास। चार्ज में जो भी चार्ज होगा इट कम्स विथ मास। चार्ज में मास होगा ही। किसी भी चार्ज में चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा। चार्ज में हमेशा मास रहेगा। हर मास में चार्ज रहेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर चार्ज में कुछ ना कुछ मास तो रहेगा ही। अच्छा, अभी डिफरेंस समझ लेते हैं चार्ज और मास का। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास कभी आपने नहीं सुना होगा कि निगेटिव 5 kg या 5 ग्राम। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और अभी जो बोलने वाला हूं ये मेन डिफरेंस है। मास का फॉर्मूला क्या है ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, 1 - v²/c²। ये मास क्या है? m क्या है? ये है मास ऑफ द बॉडी,
और ये क्या है, रेस्ट मास। वी क्या है, अच्छा ये तो आपको पता है कि मास ऑफ द बॉडी जो होता है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और एक बॉडी भाग रहा है, या ऐसे समझ लो कि तुम में से कोई अगर रेस्ट पे हो, जो तुम्हारा मास होगा, और अगर भाग रहे हो तो तुम्हारा मास ज्यादा होगा। इस फॉर्मूला से ये रिड्यूस हुआ है, जैसे कि ये एम है मास ऑफ द बॉडी, एम ओ क्या है, रेस्ट मास, 1 माइनस वी स्क्वायर क्या है, जिस मास से तुम भाग रहे हो, बाई सी स्क्वायर, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं अभी तक। क्यों नहीं पढ़े क्लास 11 में? क्योंकि क्लास 11 में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट पढ़े, पुली पढ़ लिया, वेट और कार का वेट मास पकड़ लिया, सभी बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट का मास पकड़ा। उन सब का क्या होता है, वेलोसिटी कितना ही होता है, उनका वेलोसिटी हार्डली 50, 60, 100। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 10⁸ में जाता है, 3.8 पे जाता है। 10⁸ मतलब बहुत बड़ा होता है। तो ये वेलोसिटी जो भी है, हमारा वेलोसिटी मान लीजिए, हमारा तो बहुत ही कम वेलोसिटी होता है, गाड़ी का, कार का, या कुछ भी चीज का, पुली का, जो भी है, उसका वेलोसिटी इस वेलोसिटी ऑफ लाइट के सामने बहुत ही कम होता है। तो अगर ये वैल्यू बहुत कम हो, ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो इसका वैल्यू नियर अबाउट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 1, तो वही मास रह जाता है लगभग। इसलिए क्लास 11 में हमने उतना डिटेल्स में इस फॉर्मूला को यूज नहीं किया। लेकिन यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज। चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, उसका स्पीड कितना होता है, 10⁶। हम लोग इंफ्रारेड ले ले या गामा रेस ले ले, उनका स्पीड क्या होता है, इट्स नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो उसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है, ये एकदम छोटे छोटे चार्जेस के बारे में पढ़ रहे, ये दिखाई नहीं देते, ये क्वांटम फिजिक्स के पार्ट से ये दिखाई नहीं देते। इनका स्पीड जो होता है वो कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन हम लोग क्लास 11 में जितना भी चीज पढ़ा, वो बड़ा बड़ा मास के बारे में पढ़ा, तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, बट यहाँ पे होगा। तो इसलिए हम लोग ये जो है यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट मैंने ये डिफरेंसेस में क्यों लिखाया, क्योंकि यहां पे हम लोग बोल सकते हैं मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। चार्ज क्या होता है कि हाँ, चार्ज का जो मास है वो चेंज हो सकता है स्पीड से, लेकिन स्पीड से चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड से हो सकता है चार्ज का जो मास है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो चार्ज है वो स्पीड पे रिलेटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं, वो सेम रहेगा, वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। तो यहां तक हमने बात कर लिया चार्ज और मास के बारे में। अभी नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो आपको पता है, बचपन से आप कंजर्वेशन ऑफ मैटर एसेट्रा एसेट्रा ये सब पढ़ते आ रहे हो कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can only be transformed from one form to another, जो भी है। अच्छा, मेरा हैंडराइटिंग अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, छोटा हो रहा है, इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ इसके साथ, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको दूसरे एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड मतलब तन्हा, अकेले में जो सिस्टम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका एप्लीकेशंस क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि मान लो दो आइसोलेटेड सिस्टम है, यहां पे मान लो बोल दिया हमें 3 कूलम, 1 कूलम और -2 कूलम। फिर
ये सिस्टम को हमने क्या किया, शेक किया। ऐसा शेक करने के बाद यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे है 2 कूलम, 3 कूलम, और यहाँ पता नहीं, यहाँ पे हमने पूछ लिया कि इसका चार्ज क्या है। तो चार्ज में हमें पता है, हमने बोला है स्टार्टिंग से ही, चार्ज में हमने बोला है कि आइसोलेटेड सिस्टम, मान लो ये आइसोलेटेड है, ये नॉन कंडक्टिंग है, कोई चार्ज बाहर नहीं जा रहा है, अंदर नहीं आ रहा है, तो आइसोलेटेड सिस्टम है। इसको ऐसे शेक करके ऐसे रख दिया। पहले इसमें था 3 कूलम, 1 कूलम, -2 कूलम, शेक करने के बाद हो गया 2 कूलम, 3 कूलम, और इधर का पता नहीं। तो इधर का पता नहीं, तो हमें पूछा कि ये कितना है, तो एस इट इज कांस्टेंट, यहाँ का सेम रहेगा, तो इसको निकालना बहुत इजी हो जाता है। 3 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस 2 कूलम इज इक्वल्स टू 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस, इसको कुछ भी पकड़ लो, क्यू पकड़ लो, क्यू लिख देते हैं। तो कितना हो गया, 3 + 1 4, 4 - 2 2 कूलम, और इधर हो जाएगा 2 + 3 5 कूलम। तो ये हो जाएगा 2 कूलम - 5 कूलम इक्वल्स टू क्यू, यानी कि -3 कूलम। तो ये निकल गया हमारा क्यू। तो इस तरीके से ये निकाला जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस चैप्टर में आपको बहुत मिलेगा। इसके चैप्टर के अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह होगा, जिसमें ऐसा होगा थोरियम 90 इक्वल्स टू एक पार्टिकल्स में आ जाएगा अल्फा का 2, तो चार्ज कॉन्जर्व रहता है, तो 90 से 2 चला गया तो क्या हो गया, 88 बचेगा x। तो ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एटॉमिक पार्टिकल से जो है वो बाद में पता चलेगा। ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस चैप्टर में भी यूज आएगा, फिर बहुत यूज आएगा, फिर बाद में जाके ये न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह में भी यूज आएगा। तो यहाँ पे मैं ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो खत्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और वेज ऑफ चार्ज, जैसे कि इंडक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। चलो तब तक बाय बाय। वेलकम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन यानी कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अभी ये अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मेरा ये पेन है, अब दुकान में जाके अगर पेन लेना है मुझे, तो मुझे बोलना पड़ेगा मुझे 1 पेन दो, या 2 पेन दो, या 3 पेन दो, या 5 10। मैं ऐसा नहीं बोल सकता जाके मुझे 1.5 पेन दो। यानी कि ये एक जो है ये फिक्स्ड अमाउंट है, ये 1 2 3 ऐसे मल्टीपल में मिलेंगे। तो ऐसे चार्ज जो है, वैसे चार्ज भी फिक्स्ड अमाउंट पे ही पाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होगा, वो फिक्स्ड अमाउंट पे होगा। पेन का एग्जांपल से समझ लो, या फिर कॉपी ले लो। कॉपी जाके तुम लोग दुकान में बोलोगे तो बोलोगे 1 कॉपी दो, 2 कॉपी दो, 3 कॉपी दो, ऐसा नहीं बोलोगे कि 2.5 कॉपी दो। तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन अभी इसको क्या है क्वांटाइजेशन? स्मॉलेस्ट चार्ज दैट can exist, smallest charge that can exist, कैमरा का एंगल बिगड़ जाता है। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑफ, एक सेकंड कैमरा का एंगल ठीक कर देता हूं पहले। हाँ, कहा था मैं? स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है, उतना चार्ज
इंडिपेंडेंटली रह सकता है। मतलब समझो, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज इंडिपेंडेंटली रह सकता है। इंडिपेंडेंटली मतलब ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो कर सकता है एंड ऑल। ऐसा नहीं है कि इससे छोटा चार्ज नहीं है। जैसे कि हम लोग पहले तक क्या पढ़ के आए हैं, पहले ये पढ़ के आए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इससे कोई छोटा चीज़ हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी हमें पता है कि क्वार्ट्स, एंटी क्वार्ट्स जो है उनमें जो चार्ज है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसे कि 3 भाग, इलेक्ट्रॉन के 3 पार्ट डिवाइडेड बाई E/3 इतना चार्ज होता है। छोटा चार्ज है लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होता। मतलब वो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में दिया नहीं जा सकता, ऐसा वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग से नहीं है। जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है वो है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है जो एग्जिस्ट करता है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे दिया जा सकता है। एक बॉडी से दूसरा बॉडी का मतलब क्या है, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन तुम दे दो तो उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन तुम दे दो तो उधर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, उस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, चार्ज ऑलवेज exist in integral multiple of fundamental charge। इसका मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा मिलेगा हमें 1e या -1e, 2e या -2e, 3e या -3e, 4e या -4e, Ne या फिर -Ne। अगर हमें देना होगा किसी भी बॉडी में चार्ज तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, वो एक्सेप्ट करेगा तो 1 2 3। उससे अगर एक बॉडी से दे रहे तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, -2e, -3, ऐसा बोल सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। 2.6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन देना है तो पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन लेना है, जा रहा है तो उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। सबसे छोटा कितना होगा, E या फिर 1e बोल सकते हैं, या -e, 2e, -2e, ऐसे। यानी कि सामने एक इंटीजर होगा, 1 -1 2 -2। कभी इंटीजर छोड़ के ऐसा डेसिमल या ऐसा नहीं होगा, हमेशा इंटीजर होगा, इंटीजर ऑफ व्हाट E, 1e 2e 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझो कि इलेक्ट्रॉन पूरी ही जाएगा किसी में, ऐसा नहीं कि पॉइंट में जाएगा। तो इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं विद आवर फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। Q मतलब चार्ज, ये तो आपको पता ही है, प्लस माइनस तो Q पता है ना। अगर दे रहे हैं तो प्लस, अगर ले रहे हैं तो निगेटिव, या फिर उससे जा रहा है तो निगेटिव, एक्सेप्ट कर रहा है तो पॉजिटिव। N जो है वो क्या है, वो है इंटीजर, और E जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है हमारा मेन फॉर्मूला। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, वीडियो क्लास में ये रिकॉर्डिंग करके उतना ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करवाया जा सकता, मैं जस्ट आपका बोर्ड के लेवल का वही कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करके दे रहा हूँ। बाद में अगर आपको एंट्रेंस का वो भी करना होगा तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं ये सब कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जितना हो सक रहा है दोनों बोर्ड के लेवल से भी और एंट्रेंस के लेवल से भी वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा दे रहा हूँ, या फिर बोलो कराने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन ले लो। अगर ऐसा क्वेश्चन एक ये हो गया, कैन ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। क्या इतना चार्ज एक बॉडी को दे सकते हैं? तो हमें पता नहीं है, ये देख के हमें ये फॉर्मूला निकाल के n निकालना पड़ेगा। अगर n इंटीजर आया तो ऑब्वियसली दे सकते हैं, अगर इंटीजर नहीं आया, पॉइंट में आ गया, तो हम नहीं दे सकते। चलो इसको करके देखते हैं।
हमारा पास फॉर्मूला क्या है Q इक्वल्स टू एन ई। Q क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻18 कूलम n इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो ये नीचे आ जाएगा, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻−18 कूलम बाई 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। चलो कुलम कुलम तो कट जाएगा, -19 ऊपर जाके यहाँ पे बचा 8/1.6 और ये बन जाएगा 10⁻−19 ऊपर जाके हो जाएगा +19, -18 +19 +1 तो 10 ही रह जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो आएगा 5 टन 50। तो n50 एक इंटीजर है, तो ऑब्वियसली दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अगर एक बॉडी से हम लोग 50 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तभी इतना चार्ज आ जाएगा उसमें। देने से तो नहीं होगा, देने से तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव दिया है। तो एक बॉडी से अगर हम लोग 50 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, या फिर जितना चार्ज 50 इलेक्ट्रॉन में है उतना अगर निकाल ले, तो क्या होगा, ये चार्ज इसमें आ जाएगा। होप मैं क्लियर हूँ अब तक। जो भी मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों को समझाया, अगर डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज भेज सकते हो, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो को शॉर्ट ही रखता हूँ, यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में चार्जिंग का डिफरेंट जो वेज है, इंडक्शन वगैरह है ना, वो सब आएगा। टिल देन बाय बाय। वेलकम स्टूडेंट्स। अब अभी थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, थर्ड या फोर्थ होगा, कुछ तो होगा। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे वेज टू चार्ज। ये एनसीईआरटी बुक में बहुत लेंदी वे से दिया हुआ है, फिर दूसरे बुक्स में भी जो है वो बहुत लेंदी वे से दिया हुआ है। इतना सारा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से, तो मैं इसको शॉर्ट करके आप लोगों को बता के दूंगा, लिखा के दूंगा। तो इतना पार्ट पढ़ने से मोर देन इनफ है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अच्छा, पहले जो पार्ट आता है वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट करा दो, चार्ज हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। मान लो ये बॉडी है जिसमें नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल मतलब क्या, 0 इलेक्ट्रॉन नहीं। न्यूट्रल मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है, इसलिए ये न्यूट्रल है। तो इसको हम लोग न्यूट्रल लिख देते हैं, या फिर अनचार्ज्ड भी लिख सकते हो, अनचार्ज्ड। ये नेगेटिव चार्ज और ये न्यूट्रल। अभी जब हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो जाएंगे और कुछ देर बाद दोनों में ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दैट मीन्स दोनों में ही चार्ज आ जाएगा। क्या इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, इसमें इक्वल हो जाएगा? ये डिपेंड करता है शेप, साइज, मटेरियल। अगर शेप और साइज सेम हो गया दोनों का तो हाँ, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ये भी लिख लो, इफ शेप, साइज, मटेरियल of both conductors is same। मान लो इसमें भी Q और इसमें भी Q, फिर टच करने से आप लोग देखोगे कुछ देर बाद दोनों में ही Q/2 और Q/2 चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएगा। सॉरी, इसमें स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा, स्टार्टिंग में तो 0 क्योंकि न्यूट्रल है। इसमें Q और इसमें 0, तो टच करने के बाद क्या होगा, ये जो चार्ज है ये दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा अगर शेप, साइज और मटेरियल सेम हो दोनों पार्टिकल्स का, दोनों बॉडीज का। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब विदाउट कांटेक्ट किए बिना। मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी द राइट टर्म, एक बॉडी है, और मान लो इसमें मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है।
तो मैं क्या करूँगा, इसके ठीक सामने लाके एक निगेटिवली चार्ज बॉडी रख दूंगा। नेगेटिव चार्ज बॉडी रखने से क्या होगा, ऑब्वियसली इस बॉडी के अंदर एटॉम्स है ना। तो एटॉम्स में जो इलेक्ट्रॉन है और अंदर जो प्रोटॉन है, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे जो सामने वाला जगह है उस पर सिर्फ पॉजिटिव बचेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, और जो नेगेटिव है सब इधर चले जाएंगे। इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइज हो गया, पोलराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोलराइजेशन पार्ट है ये हम लोग डाइलेक्ट्रिक पार्ट में पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे। ये वाला जो पार्ट है कि इधर नेगेटिव है तो सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव जो पार्ट है वो इधर चला जाएगा। एक्चुअली सारा पॉजिटिव इधर नहीं आ रहा है, एक्चुअली पॉजिटिव अपनी जगह पे है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके उधर चले गए। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 -31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और प्रोटॉन है 1.672 10⁻27 kg। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स, ऐसे 1000-2000 टाइम्स ऐसा भारी है, तो वो मूव नहीं करेगा। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ला के रखा, इसके मीन्स निगेटिव चार्ज ला के रखा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएंगे और जितने भी निगेटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे। चलो ये तो हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद? क्या ये हो गया पॉजिटिव चार्ज? नहीं, अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि बॉडी का पॉजिटिव भी है निगेटिव। हाँ ठीक है, दोनों दो साइड में चले गए, लेकिन अभी भी है तो न्यूट्रल। अब क्या करेंगे, हम इधर लाके एक कंडक्टर लगा देंगे। मान लो ये जो पहला वाला था इसको ए बोल देते, इसके साथ लाके जोड़ दिया हमने कंडक्टर बी। बी कहाँ लिखूँ इसको? चलो यहाँ पे लिख दो। बी जो है वो कंडक्टर है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो कर जाएगा। क्यों? न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा, उसको जगह मिलेगा, वो बी में चला जाएगा। फिर क्या होगा, इसको ऐसे बनाए रखो। ये बी को हम लोग सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद क्या देखेंगे कि सारा पॉजिटिव चार्ज इधर बच गया और बी में सारा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। कुछ बुक में और एक प्रोसेस भी दिया हुआ था, मैं वो भी बोल देता हूँ। कि मान लो ये एक बॉडी है और इसमें नेगेटिव चार्ज करना है, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक रख देंगे, तो क्या होगा, सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। और अर्थ क्या है? अर्थ को हम लोग बोलते हैं ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का भंडार है। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, अर्थ क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन भेजेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन का भंडार है। इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, इसको न्यूट्रल करता जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव, ये न्यूट्रल करता जाएगा, और यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और इस प्रोसेस से क्या होगा, ये पूरा बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आई होप ये इंडक्शन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ईजी है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, और इधर से उतना क्वेश्चन भी नहीं आता। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन जो मैंने बोला, फिर जो यहाँ पे नेगेटिव रखा, तो अनलाइक चार्ज जो है पॉजिटिव वाला इस तरफ, इस साइड में रह गए, और जो लाइक है नेगेटिव है उस तरफ जाएगा। ये मैग्नेटिज्म में भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, और डाइलेक्ट्रिक में हम लोग ये पोलराइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। अब और एक बचता है लास्ट वाला, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ज़्यादातर हम लोग इंसुलेटर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ऐसे करके रब कर रहे हैं। तो रब करते हैं तो क्या होता है, हम लोग इस पर क्या दे रहे हैं, हम लोग ऐसा रब कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले रब किया, काइनेटिक एनर्जी दिया, वो एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, वो एनर्जी चेंज हो जाएगा थर्मल एनर्जी। कुछ भी चीज़ रब करके देखो, उसमें गर्म हो जाता है, थर्मल एनर्जी आ जाता है उस पर। काइनेटिक एनर्जी दोगे, काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, थर्मल एनर्जी आ जाएगा। थर्मल एनर्जी से क्या होगा, जो एटॉम्स है, इन पार्टिकल्स के अंदर जो एटॉम्स है, एटॉम्स के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा। जैसे ही उसको एनर्जी मिल जाएगा, वो
छोड़ के दूसरे में चला जाएगा। मान लो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गए। अब ये इसमें से इसमें आएगा, ये इसमें से इसमें आएगा, ये दोनों का मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके बाद थोड़ा ऐसा करने के बाद जब हटाओगे तो देखोगे कि एक में पूरा निगेटिव चार्ज आ गया है और एक में पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। थर्मल एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा। तो इसके बाद एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखना जो बाद में काम आएगा, जब भी ऐसा चार्ज ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत कम है, लेकिन है तो सही। तो क्वांटम लेवल पे ही सही, एकदम कम लेवल पे ही सही, जिसमें चार्ज जाएगा उसमें मास भी ट्रांसफर होगा। हाँ, माना मैंने कि वो मास बहुत ही कम होगा, कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी क्वांटम लेवल पे ही सही, चार्ज जब ट्रांसफर होगा तब मास भी ट्रांसफर होगा। तो आई होप ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग ये तीनों पार्ट खत्म होने के बाद, देखने के बाद ग्रुप में मैसेज कर देना कुछ डाउट हो तो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कूलम्ब्स लॉ है उन सब चीज़ों में डिटेल्स में घुसेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।